ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा, मेरा नाम गरिमा उपाध्याय है। मैं जो है जियोग्राफी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि एग्जाम में इससे संबंधित जो है जीएस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कंपटीशन के सारे एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत सी चीज़ें इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सौर मंडल से कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। इंसान को हमेशा से ये जानने की इच्छा रही है। इंसान जो हमेशा से जिज्ञासु रहा है अपने आसपास की चीज़ों को जानने की, उसकी उत्पत्ति, उसके पीछे का उसका जो इतिहास रहा है, उन सब के बारे में जानने की हमेशा से वो जिज्ञासु रहा है। तो इसी क्रम में हमारे सौर मंडल की और हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, या हमारी पृथ्वी है उसकी रचना कैसे हुई, अन्य जो ग्रह हैं, सूर्य हैं और ग्रह उपग्रह हैं, इन सब की रचना कैसे हुई, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समय समय पर विचार आते गए, जैसे जैसे अध्ययन जो है, लोगों का अध्ययन की सुविधा बढ़ती गई, खोज और होती गई, उसके हिसाब से एक अनुमान लगाया गया कि जो है कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई होगी। कुछ तथ्यों के आधार पे और जो है कुछ चीज़ों को मान लिया गया, कुछ अनुमान लगाया गया, कुछ तथ्य के आधार पे ऐसा जो है माना गया। तो समय समय पर जो है बहुत पहले से जो है इंसान अपनी विचार देता रहा है। तो उसी क्रम में जो लोगों ने अपने विचार दिए हैं, परिकल्पना दी है, हाइपोथेसिस दी है, तो उसी को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमारी सौर मंडल की उत्पत्ति कब हुई। तो सामान्यतः इसको 4600 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। और भी लोग विद्वान जो है, मत सबका एक नहीं है, सबका अलग अलग है, लेकिन सामान्य रूप से इतना जो है मानते हैं, 4600 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना या परिकल्पना। तो यहाँ पे ये इसलिए ऐसा कहा गया है या लिखा गया है क्योंकि कुछ जो विद्वान थे, जो शुरू में सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो उन्होंने पहले बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है, कुछ पदार्थ पहले से ही यहाँ पे निर्मित थे और वही जो है घनीभूत होकर यानी इकट्ठा होकर हमारे जो है ग्रह, उपग्रह, सूर्य, ये सब बने। यानी कि इसमें थोड़ा सा धार्मिक प्रभाव था। जो शुरुआत में इसके विचार जो आए कि हमारे जो सौर मंडल था उसका जो निर्माण हुआ, उसके पीछे कुछ धार्मिक विचार थे कि ईश्वर ने पहले से ही कुछ पदार्थ जो है वो रखे हुए थे या छोड़े हुए थे, वो फिर आगे चल के जो है ग्रहों उपग्रहों का रूप धारण किए। तो उसके बाद जो है समय बदलता गया, उसके बाद जो है लोगों का और विचार आया, लोगों ने और अध्ययन किया, जो है अध्ययन की सुविधा बढ़ गई और नई नई खोजें होने लगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो अद्वैतवादी संकल्पना जिन्होंने दिया है, उनका ये मानना होता था कि कुछ पदार्थ पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित होते थे, उन्हीं से जो है हमारे ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ है। दूसरा हमारे हो गए द्वैतवादी परिकल्पना या संकल्पना। इसमें हम ये लोगों ने मान लिया कि हमारा जो है जो सौर मंडल है, वो सूर्य तो था ही, दो या दो से अधिक तारों के तारे जो है उपस्थित थे, उनके आकर्षण शक्ति से और जो है उनके मिलन से जो है हमारे ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई। तो अब इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्वैतवादी
संकल्पना या परिकल्पना में क्या जो मुख्यतः जो परिकल्पना या जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो दो लोगों प्रमुख थे, हमारे कांट और लाप्लास। तो कांट का जो था, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस जो है 1755 में दी थी। और दूसरा है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1796। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि निहारिका वर्ड, नेबुला, उसको इंग्लिश में नेबुला बोलते हैं, निहारिका जो वर्ड है वो जो है सबसे पहले किसने यूज किया था। तो चूंकि सबसे पहले ये परिकल्पना के आधार पे चूंकि इसमें लिखा है तो लोग लाप्लास को समझते हैं, लेकिन इस टर्म का यूज जो है कांट ने, कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं पाया जाता इसको, लेकिन एक अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पदार्थ निकले उसको जो है निहारिका नाम, निहारिका संबोधित करके कांट ने बताया। तो ये इस तरह हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कांट ने क्या जो है बताया था, उनकी क्या परिकल्पना थी, क्या हाइपोथेसिस थी। उसके बाद हमारे जो लाप्लास थे उन्होंने क्या बताया था। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य मतलब गैसीय पदार्थ। उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो है पहले से ही दैव निर्मित कुछ पदार्थ जो है उपस्थित थे और वो शीतल थे, शीतल, कठोर और गतिहीन थे, उनमें गति नहीं थी। लेकिन समय के साथ जो है वो उनमें आकर्षण हुआ और गति उत्पन्न हुई। गति उत्पन्न होने से बीच का जो है मध्य भाग था, वो सबसे पहले गति उत्पन्न होने के बाद एक निहारिका जैसा, जैसे आप ऐसे ले सकते हैं इसको, इस तरह का आकार जो है बन गया। तो इसको जो है उन्होंने कहा कि ये जो आकार जो है बना, ये निहारिका जैसा, फिर इनमें गति हुई, फिर जो है ताप उत्पन्न हुआ, फिर जो है गति जब तीव्र होने लगी, इनके मध्य का भाग जो है हल्का होकर जो है ये बीच से निकल गया। बीच से निकल गया तो उन्होंने कहा कि इसी निहारिका से 9 छल्ले निकले। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ कर देते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन्होंने इसी आधार पे कहा कि इस निहारिका से 9 छल्ले सेम प्रक्रिया से, इसी प्रक्रिया द्वारा, इसी घटना द्वारा जो है हमारे 9 छल्ले बाहर निकले और फिर 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसी तरह उन्होंने उपग्रह का निर्माण भी बताया। और निकलने के बाद, इन छल्लों के निकलने के बाद उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ हमारा भाग था, निहारिका का जो बचा हुआ भाग था, वो संगठित होकर सूर्य कहलाया। तो इस तरह उन्होंने, उनके जो परिकल्पना थी थोड़ी सी, उसका उस पर जो है धार्मिक प्रभाव था, तो इस तरह उन्होंने बताया। तो इन्होंने अपनी ये हाइपोथेसिस कब दी थी? 1755 में। इनकी हाइपोथेसिस है, इसका मूल कॉन्सेप्ट यही था कि कुछ पदार्थ, दैव पदार्थ ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित थे, वो कठोर थे, शीतल थे, गतिहीन थे। कुछ समय बाद उनमें आपसी आकर्षण हुआ, उसके बाद वो गति करने लगे, उनमें ताप उत्पन्न हुआ और गति के साथ फिर वो एक निहारिका का रूप ले लिया और फिर उसके बाद जो है उसके मध्य का भाग हल्का होकर उसमें से 9 छल्ले निकले और 9 छल्ले ही आगे चलकर 9 ग्रहों का निर्माण किए।
और जो बचा हुआ निहारिका का भाग था वो क्या कहलाया, हमारा सूर्य कहलाया। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसमें जो है इन्होंने जब 1755 में जो है इन्होंने कांट ने अपनी परिकल्पना दी थी, और 1796 में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना आई। तो इन्होंने क्या किया, इनके भी विचार कांट से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन इन्होंने कांट की जो, जैसे होता है ना कि कुछ हाइपोथेसिस या कुछ थियरी कोई देता है तो उसकी आलोचना समालोचना होती है। तो कांट की उन्होंने जो हाइपोथेसिस बताया था उस पर भी काफी आलोचना हुई कि कैसे कोई पदार्थ ऐसे जो है गति करने लगा और वो ताप में बदल गया, मतलब इस तरह की सारी उस पे जो है प्रश्न उठने लगे। तो 1796 में लाप्लास ने इनकी गलतियों को, कांट की गलतियों को सुधारते हुए ये जो है बताने की कोशिश की कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है लाप्लास ने बताया कि कांट ने जो है ये मान लिया था कि ब्रह्मांड में शीतल कठोर पदार्थ जो है गतिहीन पड़े हुए थे, लेकिन लाप्लास ने कहा, इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि पहले से ही जो है बहुत विशाल बड़ा अग्निपिंड जो है, जो कि जिसमें ताप बहुत ज्यादा था, वो पहले से ही गतिशील था, ब्रह्मांड में गतिशील था। जो पदार्थ था या फिर बहुत बड़ा विशाल पिंड था जो है, उसको इन्होंने निहारिका नाम दिया, निहारिका नाम दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे गति करने लगा, गति करते 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 उसमें उसकी गति इतनी तीव्र हुई कि उसके मध्य का जो भाग था, उसके मध्य का जो भाग था वो जो है बाहर निकला। इस तरह से उन्होंने बताया कि ऐसे उन्होंने, उनके निहारिका का भी शेप इसी तरह था, ये था, और उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह से वो आकार था, और इसी में से जो है एक छल्ला निकला, यानी कि मध्य का भाग जब हल्का हो गया, हम घूमते हुए गति करते हुए, तो इसी में से एक छल्ला ऐसे बाहर निकला, एक छल्ला बाहर निकल गया। और आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये इस तरह का, इसमें से इतना निकल के बाहर हो गया। और इसके बाद इसी में जो है 9 जो है 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 9 छल्ले, इस एक छल्ले में से 9 छल्ले निकले, और इन्हीं से जो है ग्रह उपग्रहों की रचना हुई। तो लाप्लास ने कांट की गलती को सुधारने की कोशिश की और फिर बताया कि जो है पहले से ही एक विशाल जो है तप्त पिंड था जो कि गतिशील था, क्योंकि कांट ने बताया था कि वो कठोर था, शीतल था, गति नहीं थी उसमें, तो इस पे भी सवाल उठे। तो इस गलती को सुधारते हुए लाप्लास ने कहा कि नहीं, जो एक बहुत बड़ा विशाल पिंड था उसमें ताप काफी ज्यादा था और वो गतिशील था। तो यहाँ पे ये हो गया। और इन दोनों का मेन डिफरेंस ये था, कांट की हाइपोथेसिस और लाप्लास की हाइपोथेसिस में मेन डिफरेंस ये था
कि कांट ने कहा कि इस निहारिका से 9 छल्ले निकले और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। कांट की परिकल्पना का मेन जो मूल चीज है उसमें उन्होंने कहा कि उससे 9 छल्ले निकले और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन लाप्लास ने कहा कि इस निहारिका से एक छल्ला निकला और इस एक छल्ले से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में यही है, इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है, जो जो इनकी परिकल्पना है। तो इस तरह से आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो और किताबों में काफी डिटेल में ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन मेन चीज इसकी इन दोनों के कॉन्सेप्ट की यही है, हाइपोथेसिस की यही है। इसके बाद हमारा आता है द्वैतवादी परिकल्पना या संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना, जैसा कि हम बताए थे कि द्वैतवादी संकल्पना में क्या होता है कि अभी तक तो ये मान लिया जाता था कि कुछ पदार्थ जो है पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित है और वो इकट्ठा हुए और उनसे कुछ पदार्थ निकले, तो फिर जो है हमारे ग्रहों की रचना हुई। लेकिन जब द्वैतवादी संकल्पना आई तो उन्होंने कहा कि हमारा सूर्य भी है और उसमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक तारे भी हैं जिनके आपसी आकर्षण से कुछ पदार्थ निकले और उन पदार्थों से जो है हमारे ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। इन्होंने 1905 में अपनी ये परिकल्पना दी थी, हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही सूर्य था और एक काफी बहुत बड़ा विशाल तारा था और वो जो है सूर्य अपनी जगह स्थिर था, गति कर रहा था और अपने स्थान पर ही, और जो बड़ा विशाल तारा था वो गति करते हुए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हम बता देते हैं आपको। ये जो है चैम्बरलिन ने बताया था कि एक मिनट, यहाँ पे हम बना देते हैं। चैम्बरलिन ने ये बताया था कि ये जो है हमारा सन है और ये जो है स्टार है, बड़ा विशाल तारा। ये इसका ऑर्बिट एरिया है, ऑर्बिट है, और ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो है घूमते चक्कर लगाते हुए ये सूर्य के नजदीक आ रहा था। तो इससे जो है कुछ पदार्थ, इस तरह के कुछ पदार्थ जो है, कुछ बड़े कुछ छोटे, इस तरह के उसमें जो है वो बाहर निकल आए। तो जो इनकी आकर्षण शक्ति से, इस तारे की आकर्षण शक्ति से जो सूर्य से पदार्थ जो बाहर निकले वो यही सब थे। इसमें से कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे।
कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो इसको इन्होंने क्या नाम दिया? ग्रहाणु। यही जो बड़े छोटे कण हैं या पदार्थ हैं, कण नहीं कहेंगे इसको, पदार्थ ही कहेंगे। अच्छा, इसको जो है उन्होंने ग्रहाणु नाम दिया, ग्रहाणु नाम दिया। इसीलिए कहते हैं कि चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। उन्होंने कहा कि इससे जो पदार्थ जो अलग हुए वो ग्रहाणु थे, वो इसमें से कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, और जो बड़े ग्रहाणु थे वो वर्तमान समय में जो ग्रह के सेंटर में है, जो नाभिक है, वो जो है ये बड़े ग्रहाणु उसकी भूमिका निभाए। तो इसके बाद फिर इन्होंने बताया कि इनमें आपस में जो है आकर्षण हुआ, और फिर जो है ये इकट्ठा हुए, घनीभूत होकर नवग्रहों का निर्माण हुआ। इनका मेन कॉन्सेप्ट ये था। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। इसके बाद इन्होंने भी जो है, जैसा कि नाम से ही पता है कि ज्वारीय परिकल्पना, जैसे हमारे पृथ्वी पे ज्वार आते हैं चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के से, तो उसी तरह इसमें भी कुछ वैसा ही था। देखते हैं क्या है इसमें। इन्होंने इसमें जो है दो लोगों ने दिया था, जेम्स और जीन। ये दो दो नाम हैं, दो लोग हैं। जेम्स ने 1919 में दिया था, और जीन्स ने 1929 में दिया था अपनी हाइपोथेसिस। तो इन्होंने बताया कि सूर्य था और एक जो है तारा था, और सेम चीजें इन्होंने भी बताई। जो है थोड़ा सा बस इन दोनों में डिफरेंस है। इन्होंने कहा कि जैसे हमारे पृथ्वी पे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ज्वार उत्पन्न होते हैं, तो उसी तरह जो है हमारा जो एक बड़ा तारा था और जो हमारा सूर्य था, वो जो विशाल तारा था वो आपस पास में आता गया। पास में आने पर जो है, हम इसको बना के बता देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे ये सूर्य हो गया। इन्होंने कहा कि ये तारा था, इस तरह से बना सकते हैं। और एक काफी बड़ा तारा था, बहुत ही बड़ा। और फिर जो है इसकी आकर्षण शक्ति से जो है इसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकले, और जो पदार्थ इसमें से बाहर निकले उसको इन्होंने फिलामेंट कहा। और फिर उसी फिलामेंट से, मतलब इस तारे की आकर्षण शक्ति से इसमें ज्वार उत्पन्न हुआ, और वो काफी ज्यादा था आयतन में, आकार में काफी बड़ा था, उसकी आकर्षण शक्ति काफी ज्यादा थी। तो उससे कुछ पदार्थ अलग हुए, और इसी को इन्होंने फिलामेंट नाम दिया। और उसके बाद जो है बताया कि इसी फिलामेंट से नवग्रहों का निर्माण हुआ। हाँ, एक चीज और चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना में बता दें हम आपको। कभी कभी ये पूछ देता है कि किस विद्वान की परिकल्पना में ब्रह्मांड और ग्रहों के निर्माण के साथ साथ पृथ्वी पर वायुमंडल और महासागरों के निर्माण के बारे में भी बताया गया है। तो वो कौन सी परिकल्पना है? चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। इन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, और पृथ्वी पर जीव और वायुमंडल, महासागरों, महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो ये चीज हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हम आपको
बताते हैं। हम्म इसको हम एक बार अच्छे से और बता देते हैं कि ठीक से बना नहीं है। ये सन है और ये जो है बड़ा तारा है के आकर्षण से ये पदार्थ अलग हुए, इसको फिलामेंट नाम दिया गया। फिलामेंट नाम दिया गया और फिर इससे जो है बने ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्या है, आगे की तरफ चलते हैं हमारा। ये सब तो हम बता दिए हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा आर्टो स्मिथ की आर्टो स्मिथ स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना ये आई थी। ये परिकल्पना इन्होंने दिया था 1943 में। ओह सॉरी, 1943 में इन्होंने दिया था। 43 ये रशियन थे, रशिया के थे। इन्होंने दिया था 1943 में आर्टो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना जो है, इसको इंटर सेटलर डस्ट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इंटर डस्ट हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस
इसमें जो है इन्होंने बताया कि जो हमारे ग्रह उपग्रह हैं वो जो है उसकी रचना जो है धूल, गैस और वाष्प से हुई है। धूल के जो कण थे उनके संगठित होने से हुई है। और जो इन सबने बताया कि आकर्षण से कुछ भाग निकले, इस तरह से उन्होंने नहीं कहा था कि ऐसे हुई। बस उनका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो धूल कण और गैस जो है पहले से जो उपस्थित थे वही जो है गति करते करते जो है वो बीच का उनमें जो है हल्का हो गया उनका भाग, और फिर जो है वो इकट्ठा होके उन्हीं से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इसको ऐसे बना के देख सकते हैं। जैसे आपका सन हो गया, उन्होंने कहा था कि मध्य में हमारा सूर्य था, और इस तरह से वो पदार्थ जो है, जो धूल कण थे, जो वाष्प थे, ऐसे बिखरे हुए थे। ऐसे ऐसे जो है बिखरे हुए थे। इसके बाद दूसरा क्रम आता है कि ये सन है, थोड़ा सा ये ऐसे हुआ, ऐसे यूं हुआ, इसमें क्रम बनने लगा। जैसे जैसे ये गति करने लगे, इस तरह से इनका एक एरिया बन गया। और फिर इन्होंने बताया कि ये जो है वर्तमान रूप हमें देखने को मिला। ये आपका सन हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। तो ये ओवरलैप कर गया है। लेकिन इसी तरह जो है, जैसे वर्तमान समय में हमें सभी ग्रहों के ऑर्बिट दिखते हैं, उनका एरिया, उनका जो जिस अपने कक्षा में वो घूमते हैं पता चलता है, उसी तरह इन्होंने बताया कि हम फिर इसी क्रम में हमको ये वर्तमान रूप देखने को मिला। इसके बाद जो वर्तमान हमारी थियरी है, इसको अभी तक तो हमारी परिकल्पना चल रही थी कि चीजों को मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि ये हुआ होगा या ये हो सकता है। तो इसी तरह अभी तक ये लोगों ने जो है ये हाइपोथेसिस कि दिया था, ये मान लिया था कि ऐसे ऐसे जो है ब्रह्मांड का निर्माण और ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। लेकिन अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है उसको सिद्धांत कहा गया, यानी कि तथ्यों के आधार पे उसको जो है एकदम सही तरीके से स्पष्ट किया गया, जो है बताया गया कि ये जो है सत्य है तथ्यों के आधार पे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे की हमारी थ्योरी क्या है। अगला हमारा है बिग बैंग सिद्धांत। सिद्धांत इसको दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने
ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था। ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था और इसको इस पर विस्तृत अध्ययन या अच्छे तरीके से जो है और विस्तार में जो है बताया वेगनर ने। किसने बताया? रॉबर्ट वेगनर ने। रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर ने बताया। चलिए जान लेते हैं कि इसमें क्या था। इसमें इन्होंने बताया कि 15 मिलियन वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ और फिर उस विस्फोट से जो है पदार्थ जो है इधर उधर बिखर गए और फिर जो है उसी क्रम में जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। मेन चीज ये थी इनकी बिग बैंग, इसलिए इसका नाम भी जो है बिग बैंग कहा गया, यानी कि अचानक विस्फोट हुआ और फिर जो है 15 मिलियन यानी 15 अरब वर्ष पहले। अरब वर्ष पहले अचानक ब्रह्मांड में विस्फोट हुए और फिर उनसे जो है जितने भी ग्रह उपग्रह पिंड हैं उन सब का निर्माण हुआ। इसके बाद हमारा जो है स्फीति सिद्धांत आया। दूसरा आया स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत, ये ध्यान रखना है कि अभी तक जो हम बताए थे उसके पहले वो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, लेकिन ये दोनों सिद्धांत है तथ्यों के आधार पर इन्हें प्रूफ किया गया है। सिद्धांत इसको दिया था अलन गूथ ने। गूथ है अलन गूथ। इनफ्लेमेटरी थियरी इसको बोलते हैं। इसमें जो है बताया गया, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो घनत्व है वो काफी अधिक है, वास्तविक घनत्व जो है उसका काफी अधिक है। और फिर इन्होंने बताया कि अचानक विस्फोट हुआ। अभी तक बताया था कि विस्फोट होने के बाद उसके बाद जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि विस्फोट हुआ और इतनी त्वरित गति से उसमें बहुत तीव्र गति से फैलाव होने लगा और उसमें जो है कुछ काले पदार्थ थे और उन काले पदार्थों से आगे चलकर आकाश गंगा का निर्माण हुआ और आकाश गंगा में जो ग्रह उपग्रह थे, सारे जो पिंड थे, उन सब का निर्माण हुआ। यानी इस सिद्धांत से समझ में आता है स्फीति सिद्धांत। ये आपका स्फीति सिद्धांत है। स्फीति का मतलब होता है फैलाव, और ये आज वर्तमान समय में ये सिद्धांत मान्य है कि ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में आज भी फैलाव
हो रहा है, यानी कि ये प्रक्रिया रुकती नहीं है, मतलब चलती रहेगी। और जो है ये अभी तक ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि विस्फोट हुआ, उसके बाद जो है बहुत त्वरित गति से जो है फैलाव हुआ, और कुछ काले पदार्थ थे, उन काले पदार्थों से जो है आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो इस तरह हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इन सब के बारे में हमने जाना। जो है सबसे पहले हमने अद्वैतवादी परिकल्पना देखा, जिसमें कि ये कुछ पदार्थों से पृथ्वी ब्रह्मांड का निर्माण जो है माना गया, जिसमें कांट ने दिया था। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में दिया था। उसके बाद लाप्लास ने दिया था, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1796 में दिया था उन्होंने। और दोनों में जो मेन डिफरेंस था उसको भी मैंने बताया। इसके बाद आ गया आपका द्वैतवादी परिकल्पना। द्वैतवादी परिकल्पना में दो या दो से अधिक तारों की उपस्थिति को मान लिया जाता है, और फिर बताया जाता है कि उनकी आकर्षण शक्ति से जो है जो पदार्थ निकले, उससे हमारे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। सब उसमें जो है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, उसके बाद जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, फिर ऑटो स्मिथ की अंतरतारक धूल परिकल्पना, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड है और ग्रह उपग्रह हैं, उसका निर्माण जो है धूल के कणों, जो गैस थे बिखरे हुए, उन सब से हुआ है, उनके घनीभूत होने से हुआ है, जिसको हमने आपको बताया। इसके बाद हमारा जो है आ जाता है बिग बैंग सिद्धांत। इसके बारे में हमने बता दिया, जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था, रॉबर्ट वेगनर ने इस पर विस्तार से इसको बताया, अच्छे से बताया। और 15 अरब वर्ष पहले इन्होंने बताया था कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ, उसके फैलाव से फिर उसके बाद जो है ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसके बाद स्पीड सिद्धांत आया, अलन गुथ ने बताया था। फिर इसी क्रम में जो है इसको वर्तमान में ये सिद्धांत मान्य है। स्टीफन हॉकिंस ने जो है जो थे बहुत बड़े भौतिकविद थे, वो जो है उनके ये अध्ययन का विषय रहा है, और इस पर वो दूसरे सब्जेक्ट की बात हो जाएगी, लेकिन इतना जान लेना है कि वर्तमान समय में ये चीजें हैं। स्पीड का मतलब फैलाव, और ब्रह्मांड में आज भी फैलाव हो रहा है और आगे भी होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना जो है रखते हैं, इसको रिवीजन करिएगा, इसको याद करने की कोशिश करिएगा, क्या क्या मेन चीजें हैं, क्या मेन डिफरेंस है, क्या कब किसने दिया, किस सन में दिया, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। इसके बाद और उसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में जो है थियरी मतलब पूछ देता है कि यह हाइपोथेसिस किसने दिया था, या जो ग्रहाणु नाम दिया, जो फिलामेंट नाम दिया गया, या जो निहारिका नाम दिया गया, वो किसने दिया था। और फिर वर्तमान समय में कौन सी थियरी है, किस थियरी को किसने दिया, जो है ये पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे, हमारा जो सूर्य है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।